Hello, students. Well, this is lecture 31, 32, and 33, which is for week 11. And the part is the first part, effective presentation. In previous slides, in previous lecture, we have discussed about 7 C's of communication, which basically conveys the idea that how we should communicate in verbal and non-verbal communication. And in this presentation, we will discuss how to give the effective presentation because presentation is an important aspect in your whole professional life. We will cover introduction about the effective presentation. After that, we will cover um, how to plan your presentation, then the presentation sequence, what sequence we should follow, then creating effective visual aids and effective presentation techniques. First of all, in introduction, um, we will discuss about the presentation. Generally, जब भी हम presentation की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे जहन में आती है कि प्रेजेंटेशन बेसिकली है क्या, और हम प्रेजेंटेशन देते क्यों हैं। तो 3 मेजर जो पर्पस हैं वो है प्रेजेंटेशन के, जिनमें इन्फॉर्म है, टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड टू एजुकेट। नाउ सबसे पहले है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म बेसिकली आप किसी को कोई भी चीज़, कोई भी नॉलेज या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो वो आप थ्रू प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जस्ट लाइक आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रेजेंटेशंस देंगे जो कि फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको इंफॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग मे बी यूर head of department or maybe your colleagues or maybe some any other one। तो ये इंफॉर्मेशन के एस्पेक्ट में आ जाता है। इसी तरह परसुएड, और अब परसुएड का मतलब क्या है बेसिकली, someone to do something through reasoning और आर्गुमेंट। हो सकता है किसी चीज़ पे आपने कंपैरिजन करना हो, या कोई रिसर्च वर्क में जनरली ये होता है। और तीसरा जो है वो एजुकेट, या फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं अभी आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं प्रेजेंटेशन का सहारा ले रहा हूँ। तो ये बेसिकली 3 मेजर पर्पस हैं कि आप प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं। इसी तरह अगर मैं इसकी एग्जैक्ट मीनिंग के ऊपर जाऊं, प्रेजेंटेशन है क्या, समथिंग सेट forth to an audience for the attention of mind। प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होता है, आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, परसुएड, जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको कलेक्टिवली एक पॉइंट पे लेके आते हैं। और प्रेजेंटेशन याद रखिएगा कभी भी पावर पॉइंट का नाम नहीं है। ये हमारी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि प्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ पावर पॉइंट का नाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पावर पॉइंट तो शायद अभी इसको 3 या 4 डेकेड्स हुए हैं या आए हुए। उससे पहले क्या हो सकता होता था, अब चार्ट होते थे, चार्ट्स बनाए जाते थे, उसके ऊपर डिफाइन किया जाता था। लेकिन होता यही था कि वो सारी एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंशन ऑफ माइंड
उसके लिए तो उस सारे प्रोस्पेक्ट में उस सारी चीज को प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और या और लेटेक्स में भी अब प्रेजेंटेशन आती है, तो उसने मजीद चीजों को क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अब प्रेजेंटेशन तो हो गई, लेकिन व्हाट इज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन? इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बेसिकली है प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट। अब डिजायर्ड रिजल्ट क्या है? जो भी आप जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, मैंने जो आप लोगों को प्रेजेंटेशन का टास्क दिया है और उस टास्क में आपको कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो सबसे पहले आप वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन आप जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में फैक्ट्स ढूंढेंगे और उन फैक्ट्स की बेस पे फिर आप लाइन अप करना शुरू करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को। तो अगेन ये आप लोगों की एग्जांपल है। तो ये बेसिकली एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है। अब एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, ये हम डिस्कस करें। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रेजेंटेशन से पहले और जो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आते हैं और वाइल प्रेजेंटिंग समथिंग हो सकता है उन्हें नॉलेज बहुत अच्छी हो उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में, उनकी रिसर्च बहुत अच्छी हो, बट जब वो ऑडियंस के सामने आते हैं तो वो बिल्कुल जो है वो जिस तरह से घबरा जाते हैं। इवन यहाँ पे मेंशन है फियर्ड मोर देन डेथ, और फैक्ट्स शेकी हैंड्स, ब्लशिंग चीक्स, इवन मेमोरी लॉस, नोजिया एंड नॉकिंग नीज। ये सारे वो एस्पेक्ट हैं जिस तरह मेमोरी लॉस हमारे बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है पेपर्स के अंदर। और मतलब घर से सारी प्रिपरेशन करके गए होते हैं, सारी सारी रात पढ़ा होता है, लेकिन जैसे ही पेपर देने बैठते हैं तो वो सारा जो है वो मटेरियल माइंड से उठ जाता है। अब आप उसे ये नहीं कह सकते कि उसने तैयारी जो है वो सही तैयारी उसने पूरी की है, लेकिन उसका उस मौके के ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस शेक हो गया ड्यू टू फेयर। अब उस फेयर को कैसे दूर करना है ये हम डिस्कस करेंगे। फिर शेकी हैंड्स हैं, आप खड़े होते हैं आपके क्योंकि देखें प्रेजेंटेशन 50% आपके जेस्चर्स का नाम है, आपके कॉन्फिडेंस का नाम है। क्योंकि भले आपको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो और आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि देयर इज सीरियस प्रॉब्लम। और स्पेशली ये जो मेमोरी लॉस वाला केस है, ये प्रेजेंटेशन के अंदर भी आता है और इवन इन योर एजुकेशनल कैरियर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस मेमोरी लॉस का शिकार होते हैं। और इवन प्रेजेंटेशन के अंदर भी कुछ लोग प्रेजेंटेशन को याद करने की कोशिश करते हैं, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए जब भी आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड पे एक प्रेशर होगा कि कहीं ये आप भूल तो नहीं रहे हैं या कहीं आप कोई गलत वर्ड तो नहीं कह रहे हैं। तो हमेशा प्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट थंब रूल है कि आपने फियरलेस होना है। और फियरलेस किससे? ऑडियंस से। वो कैसे होना है ये हम डिस्कस करेंगे। अब जो कुछ कॉजेज हैं इस एंजाइटी के, वो बेसिकली है फियर ऑफ अननोन और लॉस ऑफ कंट्रोल। मतलब हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल फॉर एग्जांपल ये नहीं पता होता कि मतलब उनको फेयर किस चीज़ का, इवन ये वो जो है वो डिटरमाइन ही नहीं कर पाते कि ये हुआ क्यों था। इसी तरह फाइट और फ्लाइट मोड है, नो बैकअप प्लान। मतलब आपने जो है वो कोई बैकअप प्लान नहीं रखा होता कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करना पड़ेगा।
या जो है वो इंथुजियाज्म की कमी होती है उस सब्जेक्ट को लेके, या अटेंशन सही से नहीं दे पाई, यानी आपने जो टॉपिक जिस पे आपने प्रेजेंटेशन देनी थी आपकी उस पर ग्रिप अच्छी नहीं है। तो डेफिनेटली जब आपकी उस टॉपिक के ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो आप हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपको फियर होगा, और जिनका फियर एक्सट्रीम लेवल पे आ जाता है तो वो बेसिकली एंजाइटी में तब्दील हो जाता है। और एंजाइटी के भी फिर डिफरेंट लेवल्स हैं। कई लोगों को, कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल होता है, और कई लोग बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। हो सकता है उनकी जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर इतनी अच्छी ग्रिप ना हो, बट वो चीज़ों को हैंडल बहुत अच्छे से करते हो। और इसी तरह फिर जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। कंट्रोल एंजाइटी, डोंट फाइट इट। याद रखिएगा ये जो एंजाइटी है, पहले तो ये ज़रा डिफाइन कर लेते हैं कि एंजाइटी बेसिकली है क्या, क्योंकि एक मेडिकल टर्म है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है ये प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो और स्पेशली जो हमारे वैसे भी अ, जो बाकी जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, या जो भी हम पेपर जब भी देते हैं तो उसके हवाले से भी है। तो बेसिकली एंजाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ unease, such as worry or fear that can be mild or severe. For example, आप वर्ड हो सकते हैं अपने जॉब इंटरव्यू में। आपको डिफरेंट किस्म की जो है वो सिम्टम्स होते हैं इसके। फिर फॉर एग्जांपल फटीग है, और इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन है, और मसल एक हो गया, और इवन हेडेक्स हो गए, या नोजिया फीलिंग होती है। ये सारे जो है वो एंजाइटी के अम, ये उसके उसमें आते हैं। अब इस एंजाइटी को आपने दूर कैसे करना है, उसका जो है वो सॉल्यूशंस हैं काफ़ी, क्योंकि एंजाइटी के भी डिफरेंट पोर्शंस हैं। एक एंजाइटी का डिफरेंट लेवल है किसी के साथ, फिर एक डिफरेंट लेवल है। हो सकता है कोई क्लास में जो है वो दूसरे ऑडियंस के सामने ना इतना घबराता हो, लेकिन जब वो किसी और ऑडियंस के सामने जाएगा तो वो घबराएगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि आप उसके साथ फाइट ना करें, आप उसे कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल किस तरह से करते हैं? जो फैक्टर सबसे ज्यादा आपको उस फियर के करीब लेके जा रहा है वो आपको इंटरनली पता होता है। सबसे ज्यादा मसला होता है ऑडियंस से। अब ऑडियंस से पहले उसको आप कैटर कैसे करें, वही प्लान है कि नो योर ऑडियंस। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन है, और इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। और जो एक टेक्निक जो इससे अलग है फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, जो मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, वो ये है कि आप ज़रा सोचें इसके बारे में कि इससे ज़्यादा वर्स क्या होता है। जब वो आपके जहन से फिक्र निकल जाती है तो फिर आप ऑलरेडी एक जो है वो सेफ जोन में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप, इफ़ यू आर कीप ऑन थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग, यानी एक ओवर थिंकिंग के स्टेज में चले जाएंगे, तो फिर आपके साथ वही होता है कि आप पेपर के अंदर भी भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है। ये सारी ओवर थिंकिंग की जो है वो निशानी है। इसी तरह जो आपने बिल्कुल जो है वो ऑडियंस के साथ भी या अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लेके चलना है। कहीं आपसे गलती भी होती है तो आप उसकी जो है वो उसको उसको एक्सेप्ट करके आप आगे चल सकते हैं। ये कभी भी एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो जाता। इसी तरह फिर जो आपको टाइम फ्रेम दिया गया है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो फिर ये एक सारी कैटेगरीज में लाई करती है। अब प्लानिंग कैसे करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फर्स्ट फेज है।
सबसे पहले डिटरमाइन पर्पस, व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश। फॉर एग्जांपल ये अब जितनी भी होगी प्लानिंग, ये मैं आपको जो आपने असाइनमेंट करना है उसके हवाले से भी साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। कि आपको पर्पस पता होना चाहिए कि आप क्यों ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जो आपके केस में पर्पस क्या होगा, आपका एक असाइनमेंट है 15 मार्क्स का जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है। फिर ये आपके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को एकम्प्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह नो योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास में प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अपने जो आपके कोलीग्स होंगे उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे सवाल कर सकते हैं या क्या उनका वो है कैलिपर है, ये किसी और जगह प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सवाल है। ऑडियंस का साइज कितना होगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है 10 लोगों में खड़े होके बात करना बहुत आसान होता हो, लेकिन वही बंदा जो है वो जब नंबर ऑफ पीपल जो है वो बढ़ेंगे 30 से 40 50 होंगे तो हो सकता है वो उसका एक माइंड लेवल डिफरेंट हो जाए। फिर डेमोग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एरिया में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। फिर इवन योर नॉलेज लेवल उस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो आपका यानी आपके ऑडियंस का वो कितना ज़्यादा वो कितना ज़्यादा वो उसके ऊपर रखते हैं। और फिर मोटिवेशन क्या है उनकी, वहाँ जो बैठे हुए हैं लोग। फिर वाई आर दे अटेंडिंग, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट। इसी तरह अब जो आप जिस तरह FIP की अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होता है कि यहाँ पे जो सामने टीचर बैठे हैं उनका नॉलेज लेवल इस फील्ड में हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो फिर हमसे एक्सपेक्ट भी क्या करते हैं और ये भी आप लोगों को पता होता है। तो ये ऑडियंस के बारे में पहले से अगर आप जान लें तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का सिस्टम ऐसा है कि वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करना शुरू कर देता है, प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। प्लान स्पेस, number of attendees and seats, seating arrangement, lighting and lighting control, audio visual equipment, distractors। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से कि नंबर ऑफ अटेंडीज कितने हैं, सीटिंग अरेंजमेंट उनका क्या है। क्योंकि कुछ अगर आप कोई रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने जाएं तो तमाम जो गेस्ट होते हैं या इस तरह के जो चीफ गेस्ट होते हैं वो तमाम लोग आके बैठते हैं। इसका मतलब है कि आपने जो एड्रेस करते हुए उन लोगों की तरफ ध्यान देना है। फिर लाइटिंग सम टाइम ऐसी होती है कि आपको किसी फ्लैश से इशू होता है तो आप पहले से ही उसको सेट करके रखिए। फिर ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट, कुछ लोग मैंने देखा है माइक से बड़ा उनको प्रॉब्लम होती है, दे कैन नॉट इवन स्पीक इन माइक। रीजन क्या है, वो माइक के अंदर भी उतना ही तेज बोलते हैं कि जितना वो अपनी नॉर्मल किसी स्पीच में बोलते होंगे। तो इसी तरह जो भी विजुअल इक्विपमेंट है, यानी अगर आपकी फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपका फेस कहाँ होना चाहिए और आपने उस कैमरे की जो कैमरे को किस तरह से देखना है। फिर व्हाट डे एंड टाइम, ये भी फर्क पड़ता है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून, इवनिंग, वर्क डे और एनी डे। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में है तो सब लोग फ्रेश होते हैं, आफ्टरनून में अ बिट लेजी और इवनिंग में थोड़े से और इसी तरह वीक डेज में अगर हैं तो मे बी अगर वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के अंदर हैं तो मे बी दे आर फ्रेश और वो उस तरह के आपसे सवाल करें। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आती हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। आपको आपके जो प्लानिंग का जो फेस है उसके अंदर ये आउटलाइंस ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ट्रांजिशंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, आउटलाइंस आपके पास होनी चाहिए, आप कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट ट्रांजिशंस आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो सिक्स इम्पॉर्टेंट है, रिहर्स रिहर्स एंड दिस इज द गोल्डन रूल फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। जितना ज़्यादा आप रिहर्स करेंगे, ठीक है, कुछ लोगों का बिल्कुल ये अच्छा होता है कि वो इतने ज़्यादा अच्छे उनका कॉन्फिडेंस होता है कि वो उनको रिहर्सल करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती।
बट अगर जिनका वीक भी है तो उनके लिए क्या है कि वो रिहर्सल कर सकते हैं। अब रिहर्सल के लिए भी डिफरेंट आपके पास चीज़ें हैं। मे बी आप उसके सामने मिरर के सामने करके कर सकते हैं, या आप अपने दो तीन आपने कोलीग्स बिठा लिए उनके सामने कर सकते हैं, उनसे आप कह सकते हैं कि वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछें। जो इक्विपमेंट्स हैं स्लाइड्स के वो इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स हमने जो है वो इतने अच्छे जो है वो हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से जो हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, हो सकता है हमने किसी ओल्डर वर्जन में बनाया हो या किसी बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन में बनाया हो और वो चीज़ें उसको सपोर्ट ना करती हूँ। फिर जो है वो कंटीजेंसी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ चीज़ भूल जाते हैं या कोई ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो वो आपने अपने जो नीचे आउटलाइन का जो जहाँ पे ऑप्शन होता है तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स हैं वो टॉपिकल भी हो सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल भी हो सकते हैं। यानी आप अगर किसी हिस्ट्री पे कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके लेके चलेंगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है जस्ट लाइक आपका एफआईपी है तो उसको आप प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बेस पे लेके चलेंगे। या कॉज एंड इफेक्ट है, जिस तरह आपको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी फिर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से लेके चलेंगे। प्रेजेंटेशन आउटलाइन, कीवर्ड रिमाइंडर्स, कन्वर्सेशनल फ्लो, फ्लेक्सिबिलिटी, मोर रिस्पॉन्सिव टू ऑडियंस। आप अपने लिए कुछ हिंट्स रख सकते हैं। कीवर्ड्स हमेशा याद रखिए, यूज़ कीजिए। और फ्लो होना चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में प्रेजेंटेशन जब शुरू की तो आप बहुत तेज़ बोलते गए, बीच में आके आप स्लो हो गए, फिर एंड पे आपने फिर तेज़ शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये कब होगा? जब आप टाइम के साथ अपनी रिहर्सल करेंगे। पावर पॉइंट के अंदर टाइम का ऑप्शन होता है क्योंकि बहुत सारी प्रेजेंटेशन जो है वो टाइम बाउंडेड होती हैं। तो अगर आपने वो ऑप्शन यूज़ किया है तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल जो है वो साबित होगा। अब इसके बाद मोर रिस्पॉन्सिव टू ऑडियंस। कभी भी जो है वो आप क्वेश्चन से जो है वो आप क्वेश्चन से जो है वो आपने मतलब उसको घबराना उसके बारे में नहीं है कि आपने जो है वो कि एक प्रॉब्लम हो गई है, कोई किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया है या इस तरह का। तो डेफिनेटली आपने हमेशा से, अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो ओपनली इस चीज़ को ये कह सकते हैं कि आप जो है वो इस चीज़ को आपको नॉलेज में नहीं है। अब ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि वो आपको नहीं आती, इट्स वेल इनफ। और हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मालूम हो। तो बेस्ट इज़ कि अगर आपको कोई नहीं जवाब आता तो आप गलत जवाब देने से बजाय ये है कि आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं और बाद में अगर वो आपको टाइम मिलता है तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। स्टोरी बोर्डिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर स्टोरी बोर्डिंग आप उसके थ्रू लेके जाएंगे तो मे बी आपके जो ऑडियंस है वो भी बड़ा अच्छा फील करती है, क्योंकि हर कोई जो है वो टेक्स्ट इतना ज़्यादा नहीं देखना पसंद करता है। फिर आपके पास प्रेजेंटेशन सीक्वेंस है।
और प्रेजेंटेशन सीक्वेंस के अंदर जो है वो build rapport. A relation marked by harmony or affinity. Audience member need to trust you and feel that you care about them. Start before you begin. Learn names, opportunity to reinforce or correct audience. People listen to the people they like. तो अगर आपकी एक अच्छी रेपो है, एक आप अच्छे प्रेजेंटर हैं, तो लोग आपको सुनना भी पसंद करेंगे. Opening your presentation. Introduce yourself. Why should they listen you? Get attention. Build more rapport. Introduce topic, humor, short story, starting static, making audience think, invite participation, get audience response. तो हमेशा आप किसी जो है वो इंटरेस्टिंग बात से अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करें और हमेशा एक उसके अंदर चेंज लाते रहें, थोड़ा सा यूनिक इफेक्ट देने के लिए. क्योंकि आप एक ही अगर टोन में चलते रहेंगे तो मे बी ये पॉसिबल है कि शायद इतनी ज़्यादा उसमें चीज़ों में अट्रैक्शन जो है वो ना रहे. फिर है कंप्लीटिंग द ओपनिंग, क्लियरली डिफाइनिंग टॉपिक, if informative, clear parameters for content within the time. हर एक चीज को उतना टाइम दें कि जितना उसको रिक्वायर्ड है या जितना जो है वो उसको जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. अगर परसुएसिव है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, हु केयर, व्हाट्स द सोल्यूशन. तो इस चीज़ के अंदर भी आप जा सकते हैं. स्पेशली जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो एविडेंस से रिलेटेड होते हैं और एविडेंस के अंदर जो है फिर वो चीज़ें हाँ आ जाती हैं कि आपने कोई ऐसे फैक्ट्स दे रहे हैं तो उसके अंदर रेफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. फिर फीडबैक ऑडियंस का वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है. Especially concluding your presentation, inform audience that you are about to close, summarize main points. और इस पे जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करें तो एक ब्रीफ सी समरी हमेशा, आप ज़ाहिर है दोबारा से उसको सारी चीज़ों को उस तरह से रिपीट नहीं करते, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो भी आपने दिया होता है, ये ब्रीफ समरी आप ज़रूर देते हैं कि जो आपके उस सारे गोल्स में उसको कवर कर लेती है. तो इसी तरह ये जो अभी हमने पूरा पार्ट देखा ये था प्रेजेंटेशन सीक्वेंस के हवाले से. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको अपनी प्रेजेंटेशन को जब भी आप लेके चल रहे हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको हेल्प आउट करेगी. तो अभी तक जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंटेशन का देखा है वो हमने इंट्रोडक्शन देखा है और प्लानिंग योर प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन सीक्वेंस के हवाले से हमने डिस्कशन की है. इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिएटिंग इफेक्टिव विजुअल एड्स और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू.